नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टाइम में। और अब शुरुआत करते हैं और डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में योग कार्यक्रम में किया योग अभ्यास। अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु ठिकानों पर किया हमला। रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव को ईरान को लगा बड़ा झटका। संबल नगर परिषद ने तीर्थ स्थलों व कुओं के जीर्णोद्वार और सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया। और अब खबरें विस्तार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में आयोजित एक योग कार्यक्रम में भाग लिया और योग अभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने योग के महत्व और इसके वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डाला। पीयूष गोयल ने कहा, आज से 10 साल पहले जब संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंजूरी दी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन 2 करोड़ लोग एक साथ 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर योग करेंगे। हमारे पूर्वजों ने बीमारियों से बचाव का ये रास्ता खोजा था। गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हम सब उत्तर मुंबई और बलाड वासियों को मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। बाला तावड़े जी, विनोद जी, सभी हमारे सम्मान्य साथीगण और वास्तव में आज के केंद्र मूर्ति हमारे सब मलाड के नागरिक, आप सबको बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। 10 वर्ष पहले जब 2015 में यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने मंजूरी दी थी, तब शायद ही किसको कल्पना होगी कि 2 करोड़ लोग 1 लाख अलग अलग स्थानों पे विश्व भर में एक ही साथ एक ही दिन योग कभी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता देखिए, ये हमारी पुरातन की, हमारी संस्कृति की देन है। वेलनेस, फिट रहने के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिससे बीमारियों के बाद तो इलाज एलोपैथिक वगैरह कर लेता है, लेकिन बीमारी नहीं हो, ये सोच हमारे पूर्वजों की थी, हमारे योगियों की थी। और उस सोच को प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि जैसे इस वर्ष का योग दिवस का शीर्षक है वन अर्थ वन हेल्थ। भारत कभी लालच नहीं करता है। मोदी जी कभी सिर्फ अपने देश का ही नहीं, पूरे विश्व की चिंता करते हैं। और कैसे ये चीज, ये देन, ये योग का प्रयोग विश्व में प्रचलित हो, निःशुल्क है, 1 रुपया खर्चा नहीं होता है, अपने घर में कर रहे हैं, आचार्य जी नहीं हो और खुद पे डिसिप्लिन हो और शक्तियों के नित्य करोगे रोज, तो आप मोबाइल फोन रख के भी देख के सीख सकते हो। कुछ ही दिनों में तो आदत पड़ जाएगी, फिर कोई टीचर की जरूरत नहीं, कोई फोन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम ये रोज करते हैं, अगर हम इस के साथ जुड़ते हैं, तो हमें भी लालच नहीं करना है कि खुद जुड़ना है। सर, हमारे परिवारजनों को, हमारे मित्रों को, हमारे पड़ोसियों को, सबको साथ लेके अगर हमने योग करना शुरू किया, सब अपने अपने घर पे करें, सामूहिक करें, जैसा आपको सूट करे, पर उससे मैं मानता हूं आपसी संबंध, आत्मीयता, मिलना जुलना, दुख सुख के साथी बनना, ये भी एक कल्पना। आपने देखा होगा हमारी बहन ने जब आखिरी में जो हमें रिलैक्स करवा रही थी, जब शवासन में हमको वो मूल मंत्र दे रही थी, कैसे दिल साफ रखना, मन को शांत रखना, शरीर को स्थिर रखना, तब उनका जो इशारा था बहन का, वो था कि मानसिक और शारीरिक दोनों के तनाव से हमें मुक्ति मिलती है योग करने से। सूरज ने भी देखो सही समय पे
थोड़ा विराम लिया है, जिससे आप सबको हमको भी ठंडक पड़े। और आप लोग तो शायद लगभग इसी क्षेत्र में रहते हैं, तो इतना सुंदर, मैं वैसे चुनाव छोड़ दे अगर चुनाव का समय, तो वर्षों वर्षों बाद इस बीच पर आया हूं। गुरुदेव जब छोटा था तब अपने क्षेत्र में होली खेल के अपने एरिया में घर के आसपास हम सब 12वें बीच, अक्सा बीच, मड आइलैंड इधर होली खेलने आया करते थे। शायद थोड़ा आगे जाके या थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे जाके, तो पूरे रास्ते आए मैं शामला से लेके मुझे पुराने बचपन के दिन याद आ रहे थे। तो विनोद जी और हमारे सभी मित्रों का, बाबा सिंह, बाला तावड़े, सभी का मैं आभारी हूं। और हमारे लिए तो डबल आज हम सबके लिए एक दुगना एक प्रकार से हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव नैन पद्म सागर जी महाराज साहब का भी दर्शन हुआ, उनसे आशीर्वाद मिला हम सबको। और मुझे पूरा विश्वास है इनके आशीर्वचन हम सबके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया तेज, एक उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का ईश्वर का आशीर्वाद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, कंटिन्यू होल्ड, यही पोजीशन में रुकेंगे। दोनों नी को नीचे रखना है। पीयूष गोयल जी दोनों घुटनों को नीचे छोड़ दो, दोनों घुटनों को नीचे रख दो। हाँ, वेरी गुड, रिलैक्स पोजीशन। अपोजिट साइड देखोगे आप। क्या बात है, आज विनोद सेलार जी और पीयूष गोयल जी दोनों साथ में ही योग कर रहे हैं। इससे मजे की बात क्या होगी, और मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं इन दोनों को और आप सभी को यहाँ पर दाना पानी में योगा करवा रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं आज यहाँ आप सभी के बीच में हूँ। साइड चेंज, दूसरे साइड करोगे। टाइट करके रखा हूँ, लूज कर दूं क्या? कंटिन्यू ब्रीथ, सांस लेते रहो, ठीक है। सांस लेते रहो। टाइट कर दिया हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैर को स्ट्रेट, दोनों लेग को स्ट्रेट छोड़ दो। दोनों हाथों को ऊपर लॉक करेंगे और हाथों को और पैरों को एक दूसरे के अपोजिट साइड खींचना है, स्ट्रेच करना है। हाथ ऊपर ऊपर स्ट्रेट स्ट्रेट, कान के पास, नीचे छोड़ दो फ्लोर पे, हाथों को जमीन पे छोड़ दो। वेरी गुड। अभी पैरों को नीचे की तरफ खींचना है और हाथों को ऊपर की तरफ। कंटिन्यू स्ट्रेच। 10, खींचते रहो। 9, 8, खींचते रहो। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स छोड़ोगे। रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रख देना है, ऐसे शोल्डर लेवल पे दोनों हाथों को। वेरी गुड। अब राइट लेग अप, राइट लेग को उठाओ ऊपर। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर से घुमाते हुए नीचे अपोजिट साइड रखेंगे और देखेंगे दूसरे तरफ। गुड। राइट लेग को लेफ्ट साइड रखना है और देखना है राइट साइड। पैर को नीचे रख दो, घुमाना नहीं है, नीचे रख दो फ्लोर पे। वेरी गुड। कंटिन्यू होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली लेग अप, धीरे से पैरों को उठाओगे ऊपर एंड डाउन। स्लोली लेफ्ट लेग अप, कीप इट अदर साइड। धीरे से दूसरी तरफ रख दोगे पैर को और देखोगे अपोजिट साइड। अपने लेफ्ट हैंड को देखिए, लेफ्ट हैंड को देखिए। अपने साइड में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील करोगे। आंखों को बंद, साइड में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील करो, स्ट्रेच फील करो। कटी वक्रासन जो होता है आपके साइड के लिए बहुत अच्छे है। कंटिन्यू ब्रीथ, सांस लेते रहोगे, सांस लेते रहोगे। स्लोली लेग अप एंड
गुड, बहुत अच्छे। धीरे से उठ के बैठ जाओ, आप शवासन की पोजीशन में जाओगे। सिर्फ हम लोग 30 सेकेंड रिलैक्स करेंगे, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लो, सो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत फुर्ती में है, आप लोगों को योगा करना है और भी। कंटिन्यू ब्रीथ, कंटिन्यू ब्रीथ, ब्रीथ, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहोगे। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाओगे, आंखों को बंद ही रखना है, सांस पर ध्यान लगाओगे। सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान। इस सेशन को आप एंजॉय करो, दिमाग में कोई टेंशन लेना नहीं है, आप योग करने आए हो, आपका पूरा ध्यान यहाँ रखिए। सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान। और अब बढ़ते अगली खबर पर। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किया हमला, रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव बोले ईरान को लगा बड़ा झटका। अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों से वैश्विक तनाव और गहरा गया है। इस कार्रवाई को लेकर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि यह हमला ईरान के लिए एक बड़ा और विनाशकारी झटका है। संजीव श्रीवास्तव ने कहा, चाहे ट्रंप प्रशासन हो या कोई अन्य अमेरिकी प्रशासन, सभी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका और इजराइल द्वारा लिया गया ये कदम एक बड़े तनाव की ओर इशारा करता है। स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है और ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी, वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो, उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था उसका एक मेजर एस्केलेशन है और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान ने कोई और भी बड़े कदम उठाए इजराइल के ऊपर या अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अगर ईरान ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो फिर आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर फिर से कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और जो कि ईरान के लिए और भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। और अब अगली खबर। संबल नगर परिषद ने तीर्थ स्थलों व कुओं के जीर्णोद्वार और सड़कों के चौड़ीकरण का किया आरंभ। संबल नगर परिषद ने शहर को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं।
नगर परिषद द्वारा न सिर्फ प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास की योजना बनाई गई, बल्कि ऐतिहासिक कुओं के जीर्णोद्धार और संपर्क मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा, संबल अब एक उभरता हुआ तीर्थ स्थल बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद ने संबल महात्म्य में वर्णित प्रमुख स्थलों के विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। संबल चूंकि तीर्थ नगरी के रूप में हमारा बढ़ रहा है और संबल में जो हमारे तीर्थ हैं और जो संबल महात्म्य में जो तीर्थों का उल्लेख है, उसमें संबल नगर क्षेत्र में जो तीर्थ हैं और जो कूप हैं, इनको लेकर नगर पालिका परिषद अपनी प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही साथ शासन की स्तर से भी हमने सारे ऐसे तीर्थों में जो भी अवस्थापना सुविधाओं का विकास होना था, जो पहले से विद्यमान में उसमें एवं भी करने के लिए हम लोगों ने सारे प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत इन प्रस्तावों को भेजा गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इन सारे प्रस्तावों को तैयार कराया गया और उनके माध्यम से ही नगर विकास विभाग को भेजा जाता है। बंधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे तीर्थ और कूपों के लिए भेजा गया है। अलावा इसके नगर पालिका परिषद संबल स्वयं अपने स्वयं के संसाधनों से यहाँ पे आपने देखा होगा कि शतमुख कूप जो सबसे प्राचीन कूप है, उसकी तैयारी लगभग 90% कम्प्लीट हो गया है और वह पूरी तरह से जो कूप है उनकी पूरी अवस्थापना सुविधाओं का हमने विकास कर लिया है। अब अतिरिक्त सेट की तैयारी चल रही है ताकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठ के श्रद्धालु बैठ के सत्संग कर सके। इसके अलावा आप देखेंगे यम वन तीर्थ जो है, जो बंधन योजना में हमें लगभग 1,18,00,000 के पास पैसा प्राप्त हुआ था, जिसकी अवस्थापना सुविधाओं का विकास का कार्य लगभग 45% कम्प्लीट हो चुका है और उसके कार्य चल रहे हैं। अलावा इसके संत माधव तीर्थ के लिए भी सरकार शासन को हमने प्रेषित किया योजना। महामृत्युंजय तीर्थ के लिए, कुरुक्षेत्र तीर्थ के लिए, सूरजपुर तीर्थ के लिए, सभी के लिए कुछ चीजें जो वहाँ मिसिंग थी, जैसे वहाँ पे तालाब था उसको पूरी तरह से अमृत सरोवर रूप में तब्दील करना, उसके चारों तरफ अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, चारों तरफ ड्रेनेज की विकास करना। अलावा तीर्थों के संपर्क मार्गों को लेकर भी हमने योजना बना रखा है कि जो भी संपर्क मार्ग हो काफी एक तरह से हेरिटेज मार्ग हो, जहाँ पे लोगों की बैठने की सुविधा हो, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट से जुड़े हुए संसाधनों की वहाँ पे प्रचुरता हो, वो तीर्थों के अंदर की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो। अलावा इससे हम लोगों ने अपने स्वयं के मत से भी कूपों के जीर्णोद्धार के लिए काम किया है। कूप और कुएं में जितने भी संबल में प्राप्त हुए थे उन पर सभी पर उनके मरम्मत का कार्य, उन पर जारी लगाने का काम नगर पालिका परिषद स्वयं कर रही है। शासन स्तर से भी प्रेषित की गई है कि अगर वहाँ से हमें कुछ बजट प्राप्त होता है तो हम पूरे तरीके से ये सभी कूपों की एक रूपता के लिए काम करेंगे कि सभी में गेट लग जाए। जो प्राचीन संबल का जो धरोहर है, विरासत है, उनको सजाने की पूरी तैयारी चल रही है। सर, इसको डिजिटली भी इसका रूप दिया जाएगा, जैसे जियो टैगिंग की जाएगी जिससे कि जो भी लोग हैं वो वहां पहुंच सके, और डिजिटल मीडियम को भी इसमें यूज करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है वो अट्रैक्ट होते हैं और उस चीज के बारे में ऑडियो विजुअल या और किसी तरीके से समझ सकें। हाँ, निश्चित इसकी भी पूरी तैयारी है कि हम लोग वर्चुअल रियलिटी को टेस्ट भी करेंगे और दिखाएंगे भी, और सबका गूगल पे लोकेटेड भी करेंगे कि संबल के जो भी कूप और तीर्थ स्थल है उनको गूगल के माध्यम से लोकेट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति उस पर जाके, और वह एक ऐसा डिजिटल रूप होगा, प्लेटफॉर्म होगा जिसपे सभी चीज दिखेंगे, जिसके बारे में भी जानकारी लेना होगा। श्रद्धालु चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे संबल से जुड़े हुए लोग हैं, वो आसानी से उसको देख सकेंगे और उसके बारे में उसके ऐतिहासिक महत्व को जान पाएंगे और इसके जो भी धार्मिक और ऐतिहासिक जो महत्व है और इसके जो कार्य चल रहे हैं और इसकी जो राज्य की परंपराओं में जो इसके महत्व है उसकी भी जानकारी पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। ऐतिहासिक महत्व पृथ्वीराज चौहान जी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है और आला उदल और मलखान से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक तथ्य है इस चक्की के पास से। और इसके बारे में आपको पता होगा कि यह संबल की आस्था और विरासत से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक ऐतिहासिक धरोहर हमारा है संबल का। बीते दिनों मुसलधार बारिश के कारण चक्की का पाट गिर गया था और उसके जो बिल्डिंग थी वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुई थी, तो उसको लेकर नगर पालिका परिषद संबल के द्वारा पूरी तरह से उस बिल्डिंग को रेनोवेशन किया गया, पूरी तरह से उसका जीर्णोद्धार करके तैयार कर लिया गया। चक्की का पाट लगभग कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही इसका इनोवेशन करेंगे और उसके ऐतिहासिक महत्व को हम वहाँ दर्शाएंगे भी और उसको पूरी तरीके से वहाँ बोर्ड के माध्यम से, साइनेज के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, तो अपने इतिहास से जुड़ेंगे और चक्की के पाट की ऐतिहासिकता को समझेंगे और कहीं न कहीं संबल के गौरव को जानेंगे।
हाँ पैसा ना मिलेंगे फिर हमें। ठीक है। हाँ भाई ठीक।
अमेरिकी हमले के बीच भारत को सतर्क रहने की जरूरत, रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का बयान। ईरान में अमेरिका हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इस बीच रक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने भारत की भूमिका के लेकर अहम टिप्पणी ली है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में भारत को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा, भारत के लिए ये समय सतर्कता का है। ईरान और इजराइल दोनों हमारे मित्र हैं। इजराइल के साथ तो हमारा एक भावनात्मक रिश्ता है। ऐसे में भारत को संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। हो रही थी तो ये एक अलग चीज है, और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है, चीन को देखना है। अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है। भारत का दोस्त है ईरान, भारत का दोस्त है इजराइल, दोनों हमारे दोस्त हैं। और दोस्त का मतलब काम आते हैं दोनों। हमारा ऑयल सप्लाई के लिए है और ट्रेड है, और हमारे सांस्कृतिक कनेक्शन है ईरान के साथ में। और इजराइल हमारा क्लोज फ्रेंड है, जिसको कहते हैं इमोशनल कनेक्ट इजराइल के साथ में है। इजराइल, हमारे लोग इजराइल में बसे हुए हैं, ये भी बात है। तो ये सब दोनों पहलू को रख के भारत को भी एक बहुत ही सोच विचार करके अब काम करना पड़ेगा। भारत की जो प्रेजेंट नीति है उसके ऊपर वो अमल करेंगे, और मेरे ख्याल से पर्सनैलिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को थोड़ा उठाएंगे दोनों खेमों पे कि भाई अब किस तरीके से लड़ाई का आप अंत करिए और उसको नीचे लाइए। तो अभी अब देखना होगा। अमेरिका के पास वेपन्स हैं, MOAB, मैक्सिमम ऑर्डिनेंस एयर। बढ़ते अगली खबर की तरफ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती में शामिल हुए यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार और पर्वतारोही संतोष यादव। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सोमवार सुबह आयोजित भस्म आरती में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और मशहूर भारतीय पर्वतारोही व माउंट एवरेस्ट विजेता संतोष यादव ने भाग लिया। दोनों गणमान्य अतिथियों ने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की भस्म आरती में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर प्रशासन ने उनका पारंपरिक स्वागत किया और उन्हें मंदिर की परंपराओं की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रशांत कुमार ने कहा, महाकाल के दर्शन का अनुभव अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। भस्म आरती में शामिल होकर आत्मिक शांति की अनुभूति हुई है।
अमेरिकी हमले को लेकर बोले रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी, अब ईरान समझ गया कि अमेरिका अपने इरादों को लेकर गंभीर है। अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस संदर्भ में रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि यह हमला ईरान और उसके सहयोगियों चीन और रूस के लिए एक सख्त चेतावनी है। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा, अब ईरान को समझ में आ गया है कि अमेरिका अपने इरादों को लेकर बेहद गंभीर है। अमेरिका जब अपने शिकार को चुन लेता है तो फिर वो फिराक जैसी मिसाल बनाता है। भले ही शिकार की गलती न हो, शिकारी वही करता है जो उसे करना होता है। इससे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहाँ रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है, ये दूसरी बात है। और अमेरिका इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से 2 पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने की इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नेदरलैंड में समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहां से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे, लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहां से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज़ है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है चीन को देखना है। अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है। भारत का दोस्त है ईरान, भारत का दोस्त है इजराइल, दोनों हमारे दोस्त हैं। और दोस्त का मतलब काम आते हैं दोनों। हमारे ऑयल सप्लाई के लिए है और ट्रेड है, और हमारे सांस्कृतिक कनेक्शन है ईरान के साथ में। और इजराइल हमारा क्लोज फ्रेंड है, जिसको कहते हैं इमोशनल कनेक्ट इजराइल के साथ में है। इजराइल, हमारे लोग इजराइल में बसे हुए हैं, ये भी बात है।
तो ये सब दोनों पहलू को रख के भारत को भी एक बहुत ही सोच विचार करके अब काम करना पड़ेगा। भारत की जो प्रेजेंट नीति है उसके ऊपर वो अमल करेंगे और मेरे ख्याल से पर्सनैलिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को थोड़ा उठाएंगे दोनों खेमों पे कि भाई अब किस तरीके से लड़ाई का आप साफ अंत करिए और उसको नीचे लाइए। तो अभी अब देखना होगा, अमेरिका के पास वेपन्स हैं, MOAB, मैक्सिमम ऑर्डिनेंस एयर। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। ओलंपिक डे रन के आयोजन पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 2037 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वैश्विक मुहिम लेट्स मूव के तहत दिल्ली में स्पेशल ओलंपिक डे रन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हजारों की संख्या में लोगों की भागीदारी पर खुशी जाहिर की और भारत की खेल उपलब्धियों को लेकर केंद्र सरकार की सराहना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि आज हजारों दिल्ली वासियों ने इस ओलंपिक रन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार बेहतर खिलाड़ियों, बेहतर खेल ढांचे और सुविधाओं की ओर बढ़ रहा है। आज दिल्ली में जो ओलंपिक डे सेलिब्रेशन हुआ और ओलंपिक रन हुआ, मैं बहुत ही खुश हूं कि दिल्ली के हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर फैसिलिटीज की ओर बढ़ रहा है और पूरी तरीके से दिल्ली देश ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि विश्व के द्वारा हमें ये मेजबानी मिले और हमारा भारत देश इस ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से तैयारी करे, हमारे एथलीट अपनी तैयारी करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे और हर राज्य से, हर गांव से बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत सुंदर फैसिलिटीज हमारी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। बहुत सारे खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से सक्षम है हम। और आज की ओलंपिक रन एक बहुत ही सुंदर भाव के साथ में आज हजारों लोगों ने शुरू करी। केंद्रीय मंत्री भी इसमें रहे और आदरणीय PT उषा जी की अध्यक्षता में ये सारा का सारा मोमेंट हुआ। मुझे खुशी है कि दिल्ली इस ओलंपिक रन की साक्षी बनी। थैंक यू। और अब अगली खबर। कालकाजी फायरिंग पर बोले दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज, लोग डरे हुए हैं, 4 इंजन की सरकार कुछ काम तो करे। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में फायरिंग की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने घटनास्थल का दौर किया और वहां के लोगों की चिंता को सामने लाया। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं कालकाजी गया था, वहां लोग डरे हुए हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कुछ महीने पहले ग्रेटर कैलाश वन में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। उन्होंने बताया, इस घटना में कुछ युवक बैठे हुए थे और उनमें से एक ने अचानक फायरिंग कर दी। ये चिंता का विषय है। कालकाजी में आज वारदात हुए हैं, आप खुद गए थे, आपका ऑफिस के बगल। देखिए, मैं कालकाजी इलाके में थोड़ी देर पहले गया। लोगों के मन में बहुत दहशत है क्योंकि उस इलाके में कभी ऐसा सुना नहीं कि फायरिंग हो जाए और किसी को गोली लग जाए। और पिछले कुछ दिनों से माहौल जो है बद से बदतर होता जा रहा है। आपको याद है, कुछ महीने पहले GK1 M ब्लॉक के पास एक जिम के मालिक की हत्या उसके जिम के नीचे कर दी गई। बताया जा रहा है कि इससे एक्सटॉर्शन और किसी गैंग वॉर से संबंधित वो मामला था। फिर ये जो मामला है, इसके अंदर मुझे बताया गया कि युवा कुछ बैठे हुए थे और उनमें से किसी ने फायरिंग कर दी और एक युवक को जो है गले में गोली लगी है, यहाँ पे बताया जाता है, और वो पार निकल गई गोली, काफ़ी खून बहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हर लेवल पे दिल्ली में है, 4 इंजन की इनकी सरकार है, तो कुछ तो ये काम करें कि दिल्ली को ऐसा लगे कि चलिए 4 इंजन की सरकार बनी, कुछ फायदा हुआ। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिख रहा है। युवक के परिवार से आप मिले हैं? देखिए, जिस घर में घटना हुई वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, पुलिस वाले भी थे वहाँ पे, उनसे भी बात हुई है। तो उन्होंने तो ये बताया कि वो लड़का जो है जिसको गोली लगी है वो काफ़ी सीरियस बताया गया है। और किसी ने बोला कि शायद जिसने गोली चलाई है वो जो है जुवेनाइल है, बट अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मगर ये भी एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है कि कम उम्र के जुवेनाइल जो है अपराधों को जो है शामिल हो रहे हैं और उनको ज़्यादा सज़ा भी नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं सर, कानून व्यवस्था को लेकर काफी? देखिए, कानून व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा जो है निराशाजनक है। सरेआम एक्सटॉर्शन कॉल्स आती हैं,
अगर आप पैसा न दो तो आपके घर पे, दुकान में, शोरूम में, मॉर्निंग वॉक तक पे आपकी हत्या हो जा रही है। व्यापारी डरा हुआ है, घर के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति हैं वो डर के रहते हैं क्योंकि दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपत्तियों की हत्याएं हो जाती है। तो एक डर का माहौल है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर इसके ऊपर ठोस कदम उठाए। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। 76 किलो चांदी की लूट का खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार, 33 किलो चांदी बरामद। 3 जून को इंदौर के सयोजितागंज इलाके में एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय से करीब 76 किलो चांदी लूट ली गई। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सयोजितागंज एसीपी तुषार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 3 जून को कुछ बदमाशों ने एक कुरियर सर्विस की डिलीवरी बॉय की गाड़ी को रोककर उसमें से 76 किलो चांदी लूट ली थी, जिसे वो डिलीवर करने जा रहा था। ये दिनांक 3 जून की एक घटना थी जिसमें एक कुरियर सर्विस के बॉय के साथ लगभग 76 किलो की चांदी जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उसे गाड़ी अड़ाकर कुछ बदमाशों ने रोका, उसका अपहरण किया और जो भी उसके पास 76 किलो चांदी थी उसको वो लूट कर ले गए। प्रथम दृष्टया ये मामला संज्ञान पाने पर 3 जून को ही प्राथमिकी दर्ज की गई, जिस पर डकैती एवं अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया गया। थाना संयोगितागंज क्षेत्र अंतर्गत जो नायरा पेट्रोल पंप पड़ता है, ये घटना वहाँ की थी। जब इस पर संज्ञान गंभीर मामला पाने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा सभी टेक्निकल साक्ष्य, सीसीटीवी, साइबर सेल को इन्वॉल्व। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। तनु राजपूत हत्याकांड में बहन प्रीति राजपूत का आरोप कि ये साजिश है, जिसने रिश्ता तय किया वो भी दोषी है। तनु राजपूत हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। मृतका की बहन प्रीति राजपूत ने आरोप लगाया कि पूरी घटना एक साजिश के तहत अंजाम दी गई है और इसमें केवल पति ही नहीं बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल है। प्रीति राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 दिन पहले हमें पुलिस का कॉल आया, हमें फरीदाबाद बुलाया गया। जब पुलिस ने खुदाई की तो गड्ढे में मेरी बहन तनु की लाश मिली। प्रीति राजपूत है। किस तरीके से क्या हुआ? उस घटना का कुछ भी नहीं पता चल रहा, कैसे क्या हुआ। यही था, हमारे पास 23 अप्रैल को फोन आता है और उसका हस्बैंड बोलता है कि आपकी बहन किसी के साथ चली गई है, और वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं तो वो गुमशुदा वाली रिपोर्ट लिखवा देता है। ये सब चलता रहता है उनका, और फिर वहाँ पे पल्ला थाना वाली कोई सुनवाई नहीं होती है। और फिर अभी 2 दिन पहले फोन आया है कि आप अचानक से आ जाइए हाकिम सिंह को लेके मेरे पापा को, और यहाँ पे कि हमें तन्नू के लिए कोई सबूत मिला हुआ है। तो वहाँ पे वहाँ गड्ढा था उसमें, और उसमें से उन्होंने खोदा तो उसमें से मेरी बहन की पूरी बॉडी निकली हुई थी। बॉडी इस हाल में निकली कि बिल्कुल देखने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। ऐसे उन्होंने पता नहीं कैसे क्या मारा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और हाँ, एक और बात, जिसने शादी कराई थी ना, उन लड़के की बुआ बोल रही है और पूरे गांव में ये बोल रहा है यूपी एटा में कि ये सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बस यही चाहती हूँ, सबसे पहले उस बुआ को पकड़ो, क्योंकि उसे सोचे समझे साजिश से उस बुआ को सब कुछ पता था, तो उसने ऐसे क्यों शादी करवाई थी। और अभी भी इतना बड़ा कांड होने के बाद भी वो बोल रही है कि ये सब अफवाहें हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इन सबको फांसी होनी चाहिए, सबको फांसी हो। लंबे समय तक आपको गुमराह करते रहे, आपको जानकारी नहीं दी गई? कुछ भी जानकारी नहीं दिया, बस मंदबुद्धि है। तो मंदबुद्धि, जो 10th पास आउट लड़की है वो मंदबुद्धि कैसे हो सकती है? और हमें पता है हमारी बहन है, वो मंदबुद्धि हम कैसे साबित कर सकते हैं? मतलब है ही नहीं वो, कैसे उसे मंदबुद्धि बोलेंगे? वो लोग तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि इसे हम मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दें या फिर ऐसा कुछ भी कर दें। गुमशुदी और मंदबुद्धि के उन्होंने पोस्टर भी लगवा दिए, और पोस्टर भी कहीं नहीं, सिर्फ यूपी में लगवाए थे। ऐसे करके उन्होंने, क्या लगता है इनका पूरा परिवार शामिल था? पूरा परिवार, इसकी सास, ससुर, पति, ननद और इसकी बुआ, और न जाने कौन कौन शामिल है। और इसका पति तो इतना गंदा था, उसको मारता था, ड्रिंक करता था, कभी भी उसने ये नहीं देखा ये मेरी वाइफ है, उसे बेल्टों से मारता था। 8-8, 10-10 दिन तक तो घर से गायब रहता था। नाइट में 2-2 बजे आता था, वो पूछती थी, क्वेश्चन करती थी कि तुम कहाँ से आए हो, तो बस इसी बात पे मारता था। नशे में पूरा धुत रहता था। जिस दिन 23 अप्रैल को फोन किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन चली गई, तो हम सब लोग पहुंचे वहाँ पे, तो वो आराम से लेटा हुआ था ड्रिंक के नशे में, और बोल रहा, कभी शादी के बाद आपकी बहन आपसे कुछ बताया कि ऐसे झगड़े होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बस थोड़ा बहुत छोटे मोटे झगड़े बताती थी, और ये तो बताती कि ये घर पे नहीं रहते थे, ड्रिंक करते थे, बस यही बताती थी। और सास से अनबन रहती थी, सास उसे कभी पसंद ही नहीं करती थी, ऐसी बताती थी। और वो पूरे नशे में धुत पड़ा हुआ था और बोल रहा था चली गई तो मैं क्या करूं। उसका हस्बैंड ऐसे बोल रहा था जब हम लोग घर पे गए। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ।
मुजफ्फरनगर में 1 वर्ष की बच्ची और 5 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत, मां ने किया जुल्म कबूल। पुलिस ने मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक घटना का खुलासा किया है, जहां 1 साल की बच्ची और 5 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने बच्चों की मां से पूछताछ की, जिसमें महिला ने अपने जुल्म का खुलासा किया। एसएसपी संजय वर्मा ने बताया, कल पुलिस को सूचना मिली कि 1 वर्ष की बच्ची और 5 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। बच्चों की मां से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, आरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। कर्नाटक हाउसिंग कोटा घोटाले में ऑडियो लीक पर बोले कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल, ऑडियो मेरा है, जांच होनी चाहिए। कर्नाटक में हाउसिंग कोटा योजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर ऑडियो लीक विवाद के बीच कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने स्वीकार किया है कि वायरल ऑडियो उनकी ही आवाज का है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीआर पाटिल ने कहा, हाँ, ये ऑडियो मेरा ही है। मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 बार पत्र दिए, लेकिन एक भी घर आवंटित नहीं किया गया। मैंने किसी का काम नहीं किया। तो कर्नाटक हाउसिंग स्कैंडल के बारे में आपका एक ऑडियो लीक हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो ऑडियो मेरा है, मैंने बात किया हूँ, इसको मैं मानता हूँ। ओके, इसमें जो बात किया है ऐसा ब्राइबरी के बारे में, उसके बारे में? हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, क्योंकि मैंने अपना क्षेत्र के लिए लगातार 4 लेटर दिया, 21 में, 24 में, 25 में, मकान नहीं मिला। दूसरा, जो मेरे से लेटर लेके जाते हैं तो उनका हो गया। एक ऐसा कमाल हो सकता है। एमएलए मैं क्षेत्र के लिए मैं मांगा था, लेकिन जो लोग इंडिविजुअली जाके मकान सैंक्शन करके आए, लेके आए, तो वो कैसा हो सकता है, ये मेरा सवाल है। और दूसरी बात, मैंने किसी का नाम नहीं बोला, फलाना आदमी पैसा लिया है। ये राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन से ये हो रहा है, तो इसके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए। उसमें कौन कौन रहने वाला है, क्या है, सब सारा कुछ सब बाहर आ जाएगा। जो अभी आपका ही सरकार है, आपको लगता है? ठीक है, मेरा सरकार है तो मैं किसी सरकार का ये तो नहीं है ना। तो मुझे भी जनता के बारे, जनता ने मुझे जिताया, मैं चुना के भेजे, मैं जनता के पक्ष में रहूंगा। अभी आपको लगता है कि सरकार में भी करप्शन चल रहा है? ऐसा नहीं बोलता हूँ, कुछ जगह चल रहा था तो हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं, हम चुप नहीं बैठते। ओके, नहीं, पहला बीजेपी सरकार में आप कांग्रेस वाले ने बोला था 40% कमीशन है। हाँ, ये देखिए, ये जो करप्शन है सारा देश की राजनीति को फैल गया है, तो इसके लिए एक बड़ा क्रांति होना जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कोई नेता भी नहीं है। और राहुल गांधी एक ही ऐसा आदमी दिख रहा है हमको, आगे चल के देश को कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के आशय पर हम बैठे हैं। अभी ये करप्शन के ऊपर आपका नेक्स्ट स्टेप कैसा रहेगा? मुझे स्टेप्स क्या, अगर मैंने जो कहना था प्राइवेट सेक्रेटरी से बात किया मैंने। अब सरकार अगर चाहते तो इंक्वायरी करे, नहीं तो नहीं करे, मेरा क्या है। अभी आपको सीएम को लेटर लिखना? नहीं, सीएम साहब को मैं लेटर नहीं लिखा। अगर सीएम साहब बुलाए तो मैं जाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। हमारा पार्टी अध्यक्ष डी के शिवकुमार, वो भी बुलाए तो मैं जाके मिलकर बताऊंगा सारा चीज। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक से सरहद शौर्याथॉन 2025 को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से सरहद शौर्याथॉन 2025 का शुभारंभ किया। यह आयोजन देश की सरहदों पर तैनात वीर जवानों को सम्मान देने और उनके शौर्य की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। एकनाथ शिंदे ने इस अवसर पर कहा कि कारगिल युद्ध स्मारक से शौर्याथॉन की शुरुआत करना देश के वीरों को एक श्रद्धांजलि है। ये दौड़ केवल एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बल्कि देशभक्ति की दौड़ है। I will give the count 5, 4, 3, 2, 1. Hello, wait. मैं समझा रहा हूँ, सीधा बोलो। जैसे ही फ्लैग अप हो जाएगा, उसके पहले यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सर पीछे जाओ सर।
सर आप बीच में मत आओ प्लीज, अभी हम लोग नहीं आगे नहीं आगे कोई आएगा, टेंशन मत लो, हाथ नीचे करो सर, हाथ। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। मदुरई में हिंदू मुन्नानी द्वारा मुरुगन भक्त सम्मेलन का आयोजन, 5 लाख श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। आज मदुरई के अम्मा थिडल में हिंदू मुन्नानी द्वारा मुरुगन भक्त सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कावेरी मॉडल के तहत भगवान मुरुगन के 6 पवित्र धामी की मूर्तियों को मंच पर प्रदर्शित करने से हुई, जिसके कारण पहले से निर्धारित प्रदर्शनी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, निजी सुरक्षा कर्मी और स्वयं सेवकों की मदद से पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयोजकों के अनुसार तकरीबन 5 लाख श्रद्धालुओं की उपस्थिति की संभावना है। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, योग से संभव है वन अर्थ वन हेल्थ का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वैश्विक संदेश को सराहा। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से भारत की प्राचीन एक धरती, एक स्वास्थ्य की अवधारणा को पूरी दुनिया में अपनाया जा सकता है। पीयूष गोयल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह योग के माध्यम से वन अर्थ वन हेल्थ को, प्राचीन भारतीय सोच को साकार किया जा सकता है। ये दुनिया भर के लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व को संदेश दिया कि योग के माध्यम से वन अर्थ वन हेल्थ के मूल मंत्र से कैसे भारत की पुरातन की देन योग से पूरे विश्व में लोग अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं और अपने अपने काम में, अपने जीवन में सुख समृद्धि से जी सके, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मलाड में अक्सा बीच पर समुंदर के किनारे योगा बाय द बीच विनोद शेलार, म्हात्रे जी, हमारे बाला तावड़े, सभी इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आनंद आया, लोगों का उत्साह देख के अच्छा लगा, लोगों को योग के साथ जुड़ते हुए पाकर। और मैं समझता हूं जो एक पूरे विश्व में तो 1 लाख स्थानों पर 2 करोड़ से अधिक लोगों ने कल योग किया, वो दर्शाता है कैसे योग का प्रभाव अब पूरे विश्व में फैल रहा है और आगे चलकर ये भारत की देन पूरे विश्व को नए मार्ग पर लेके जाएगा। और अब अगली खबर। ईरान में अमेरिकी हमले पर बोले परमाणु मामलों के विशेषज्ञ राजीव नयन। ईरान ने की थी तैयारी, लेकिन हमला बेहद क्रूर था। ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों को लेकर मनोहर पारिकर, IDCA के सेंटर फॉर न्यूक्लियर इशूज एंड आर्म्स कंट्रोल के प्रमुख डॉक्टर राजीव नयन ने अहम प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस हमले की आशंका पहले ही जता दी थी और अपने महत्वपूर्ण संसाधनों को पहले से ही स्थानांतरित कर दिया था। प्रतिक्रिया है कि वो इसकी उम्मीद किए हुए थे और तो उन्होंने कहा कि अपने जितने क्रिटिकल असेट्स थे
उनको उन्होंने हटा दिया था और वो फर्दों में अभी भी उनके पास क्षमता है, वो बनाएंगे। ये बात बार बार जब पहला दिन भी नतांज पर हमला हुआ था तो अमेरिकी और पाश्चात्य जितने बाकी विशेषज्ञ भी जो परमाणु इसको जानकारी रखते हैं, बाकी तो इसी तरह बयानबाजी बहुत लोग करते हैं ऐसे क्षण में, उन लोगों ने कहा था कि अभी 2 साल के अंदर पुनः निर्माण कर लेगा। अब यह बात होता है कि इस आक्रमण के बाद भी क्या वह पुनर्निर्माण कर लेगा। ईरान दावा कर रहा है हाँ, हमला बहुत ही जबरदस्त हुआ है और जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सचमुच ईरान हटा लिया होगा अपनी जो क्रिटिकल एसेट्स को, तब तो फिर एक है कि कहाँ छिपा कर रखा है। एक पुनः चुनौती अमेरिका के लिए होगी उसे तलाश करना। ये सारे के सारे साइट्स जैसा ईरान भी बोल रहा है, ये सब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में हुआ है। तो इस चलते ईरान का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ये अमेरिकी भी कई कांग्रेस, खास करके कांग्रेसमैन डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के ऑथोराइजेशन से हुआ। तो यह तो चलिए टेक्निकल है, लेकिन जो शक्ति परीक्षण में निश्चित ही अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है और उन्हें कहा है कि अब जल्दी समाप्त करो, शांति की तरफ बढ़ो, नहीं तो हमले और होंगे। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। निश्चित ही अमेरिकी दावों पर हमें थोड़ा ज़्यादा मानना पड़ेगा क्योंकि शक्ति उनके साथ है और शक्ति परीक्षण वो कर रहे हैं और अभी दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो पाए। सर वही सवाल है कि है और क्या ईरान जो है मानेगा इसको कि हमारे इतने एसेट्स को नुकसान हुआ है, और इसके बारे में क्या कहें? नहीं, निश्चित ही देखिए इसमें एक हल्का सा एक ग्रे एरिया तो रहता ही है। अब सैटेलाइट्स के माध्यम से कुछ बातों की पुष्टि की जा सकती है, तो है एक्सटर्नल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कितने नुकसान हुए हैं, लेकिन कितने सेंट्रीफ्यूजेज वहाँ पर माना जाता है करीब करीब 3000 के आसपास सेंट्रीफ्यूजेज उसने फौर्दों में छिपा रखे थे। अब उसमें 3000 को उन्होंने हटा लिया, कहाँ रखा, कितना नुकसान हुआ, यह कहना आज के दिन में थोड़ा मुश्किल होगा। यद्यपि अमेरिका के पास तकनीकी क्षमता है, वह आज न कल उसे पता कर लेगा, यह बात भी सत्य है। दूसरी बात है कि नतांज और इब्सान, वहाँ भी देखिए नतांज का तो ये भी इनरिचमेंट फैसिलिटीज है, उस पर भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप कर लेंगे, लेकिन अब अंदर में कहाँ कहाँ क्या इंजीनियरिंग का नुकसान हुआ है, क्या वह जमीन पर आ गया है, अगर आ भी गया है तो कोई भी परमाणु संयंत्र, अगर आपके पास तकनीकी क्षमता है, डिजाइन के मास्टरी है, तो 4 से 5 साल में लोग खड़े कर लेते हैं। यह जब इनरिचमेंट फैसिलिटी है उसमें समय और कम लगेगा। ये मैं परमाणु रिएक्टर की बात कर रहा हूँ। अगली खबर, स्थानीय निवासी का आरोप, ये कार्य पूरी तरह अवैध, स्कूल के लिए दी गई थी जमीन। एक विवादित जमीन पर चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। एक स्थानीय निवासी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्य पूरी तरह अवैध है और जमीन मूल रूप से स्कूल निर्माण के उद्देश्य से सरकार को दान दी गई है। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि कार्य पूरी तरह गैर कानूनी है। जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वो एक महिला ने स्कूल बनाने के लिए सरकार को दान में दी थी। अब उस उद्देश्य को दरकिनार कर दूसरे काम हो रहे हैं जो गलत है। गिरने का ये काम जो हो रहा है यही गलत काम हो रहा है। ये ज़मीन जो है ये सरकार को गिफ्ट में दिया हुआ ज़मीन है। एक लेडी बानी लटा दे हैं जो वो इस ज़मीन को दी हैं गिफ्ट में गवर्नमेंट को स्कूल बनाने के पर्पज़ से, लेकिन 2-3 आदमी इसको बाद में, ये लैंड प्रोबेटेड है, उनका विल का जो है हाई कोर्ट में प्रोबेटेड है, मरने के बाद प्रोबेटेड होता है, तो वो लैंड प्रोबेट होने के बाद भी 3-4 आदमी मिलकर इसको खरीद लिए और एक बिल्डर को दे करके बनवा रहे हैं। अपना कमर्शियल जगह है। सरकार के पास ये केस है, सरकार को चाहिए कि ये ज़मीन अपने अंदर में ले ले, गवर्नमेंट को दिया हुआ है। नाजायज़ यही हो रहा है कि 2-3 आदमी इसको खरीद लिया है, खरीदने के बाद बिल्डर को दे के बनवा रहे हैं उन लोग आपस में। इन लोगों को पहले आपस में केस चला और फिर बहुत दिन केस चला। वो यहाँ पर बगल में बिल्डिंग का काम चल रहा था, एक्सेस गड्ढा खन दिए हैं, बहुत ज्यादा गड्ढा। बाल्डीमिन वाला बिल्डिंग जो है वो तो भगवान भरोसे ही टिका हुआ है। आप सामने देख सकते हैं कि अभी भी देखिए वहां से कैसे कैसे गिर रहा है। स्थिति तो अभी बहुत गड़बड़ है, लगे हुए हैं प्राइवेट लोग भी, अब नगर निगम का टीम भी आया है अभी। अब देखिए क्या आगे होता है। आप तो सुबह से देख रहे हैं? हाँ, हम तो सुबह से देख रहे हैं सर। सुबह और इस समय में बहुत अंतर। सुबह में वो क्रैक नहीं था, वो क्रैक हो गया
माने कि स्थिति नाजुक ही है। देख लीजिए सर, यहाँ पे 50 फीट का गड्ढा किया हुआ है इन्होंने। इनको कोई नियम कानून का किसी का कोई मतलब नहीं है। जो बिल्डर है उनके कॉन्ट्रैक्टर भागे हुए हैं साइड से, उनको बोला गया बालू गिरवाने के लिए। बिल्डिंग पूरा झुक चुका है, हमारा पूरा नींव घिसक गया है। सोचिए इतना पुराना मकान, हमारा पुश्तैनी मकान को ये लोग ऐसे बिना और छुपा के कर रहे थे। ये देखिए सामने से पूरा दुकान था, पीछे से हर जगह से क्लोज किया हुआ था इन्होंने। कहाँ से परमिशन लिया? बोइंग रोड चौराहे के इतने पास हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं है, प्रशासन को कुछ नहीं पता है। और देखिए अभी देखिए क्या हाल हुआ है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। योग दिवस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया भाग। डॉक्टर सत्य के साथ साधा समरस जीवन का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में आयोजित एक विशेष योग सत्र में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उनके साथ होलिस्टिक लाइफ मिशन के संस्थापक डॉक्टर सत्य भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योग अभ्यास के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग न केवल शरीर की तंदुरुस्ती का माध्यम है, बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी मूल आधार है। पहले के मुख्यमंत्री होते थे, कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में देखा नहीं होगा, मिलते नहीं थे, जन सुनवाई नहीं होती थी, लोगों से मिलना नहीं होता था। मैं तो रहती सड़कों पे हूँ। सुबह 6 बजे की निकली हुई हूँ, अभी भी 6 बजे से ये तीसरा कार्यक्रम मैं कर रही हूँ। कमला नगर में जगन्नाथ जी की यात्रा थी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओलंपिक रन था, और अब यहाँ। और आज के कार्यक्रम में मेरा आने का उद्देश्य भी यही था कि इसी निमित्त आप सबसे मेरा मिलना हो जाएगा। और योग जो सच में एक ऐसी विधा है जो हम सबके जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए, किसी भी रूप में। अब तो लोगों ने इसको कमर्शलाइज भी कर लिया है, परंतु ऐसे भी बहुत सारे योग गुरु हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रोजाना सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे पार्कों में पहुंच जाते हैं और लोगों को निशुल्क, जैसे हमारे ललित भाई भी ऐसे ही योग कराते हैं, तो निशुल्क लोगों को योगाचार्य सिखाते। आइए देखते अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। अबूझमाड़ में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। डिप्टी सीएम विजय शाह ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के विशेष दौरे पर है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शाह ने बताया कि अमित शाह दोपहर 2 बजे भूमि पूजन स्थल पर पहुंचे और उसके बाद 2:30 बजे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय शाह ने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में राज्य के विधायक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ष, डीन, प्रोफेसर, लेक्चरर, उच्च न्यायालय सहित राज्य भर के वकील, फॉरेंसिक साइंस के छात्र और शिक्षकों की भागीदारी होगी। तो लगभग 2 बजे भूमि पूजन के स्थल पर पहुंचेंगे और लगभग 2:30 बजे वो मेफेयर में एक जो इसी भूमि एनएफएसयू के ही इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के संदर्भित एक कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय सारे, विधायक महोदय सारे, सबको निमंत्रण है। और ऐसे ही बहुत सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के एचओडीज हैं, डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सारे आएंगे। साथ साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अधिवक्ता हैं, जो फॉरेंसिक साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, फॉरेंसिक साइंस के लेक्चरर्स आदि हैं, ये सारे ही डेलीगेट्स वहाँ पर होंगे। वरिष्ठ जन, विद्वज्जन सारे लोग आएंगे। उनके बीच में छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस पर कैसा काम हो रहा है और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फॉरेंसिक साइंस पुराने 3 नए प्रावधानों के आने के उपरांत किस तरह से प्रभावी हुआ है, उन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। मैं सोचता हूँ कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। अबूझमाड़ जाने वाले पहले गृह मंत्री हैं, अबूझमाड़ जाएंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे कल। तो मैंने अबूझमाड़ के कैंप में कल सुबह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे साथ में, और वहां पर कमांडर्स के साथ मुलाकात है, गांव वालों के साथ मुलाकात है, विकास कार्यों की समीक्षा है, कैंप का विजिट है, ये सारे कार्यक्रम उसमें हैं। सर 2011 के बाद जातिगत जनगणना होना और खास बात ये सर कि अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में भी लोगों की गिनती जो है इस बार होगी, ताकि कितने लोग वहाँ पे वास्तव में निवास कर रहे हैं, कितना खास हो सकता है सर, बच्चा नहीं, हमारे देश में जो नहीं हुआ सालों से वो काम करने की आवश्यकता है। देश में 17 साल प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, 15 साल प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी जी, 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, 5 साल राजीव गांधी जी रहे, और विभिन्न प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे। कभी उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करवाई।
नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना के लिए आगे आए हैं, परंतु इसको पूर्ण विस्तार के साथ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर आपने नंबर जारी कर दिए सर, और अभियान का नाम भी शुरू होने वाला है। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। एक मिनट है, जितने भी घुसपैठिए हैं उनमें सब लोगों के बीच में आपस में चर्चा होती है कि वहां रहते हैं, उसके घर आ गए हैं, उस टेंट वाले के साथ या उस कारखाना वालों के साथ हैं, वहां पर दिखते हैं, ऐसा विभिन्न चर्चाएं होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो भी ऐसी चर्चाएं होती हैं उसके लिए विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-233-1905। 1800 कॉमन होता है, 233-1905, 233-905 ऐसा नंबर जारी हुआ है। आप इस नंबर पर इसमें ऑटोमेशन नहीं किए हैं, क्योंकि आप फोन करके विस्तृत रूप से जो बताना चाहे वो आप बता सकते हैं। सारी ही बातों को जिलावार सेग्रीगेट करके और उन पे जिलावार कार्यवाहियां की जाएंगी। और इस टोल फ्री नंबर के बाद जो जनचर्चा का विषय है उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, ये अपेक्षा है। सर LWE की जो बैठक होगी सर, इसमें मंथन में माओवादियों से मुक्ति का मंत्र दिया जाएगा। 7 राज्यों के DGP और ADGP सारे आएंगे और विशेष रूप से सशस्त्र माओवाद जो है उससे किस तरीके से मुक्ति हो, इसके लिए जरूर मंथन होगा। सर, उस बार में अगर जनगणना होती तो क्या चुनौती मानते हैं क्या वहाँ पर क्षेत्र में जनगणना क्या रहेगा? नहीं, जनगणना का विषय जो है, बस्तर का काफी क्षेत्र पुराने समय से बचा हुआ है और पिछली बार जो बचा वो तो ठीक माओवादियों के होने के कारण बचा। और इस बार मैं सोचता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां जनगणना नहीं होगी। चुनौती जरूर है, परंतु उसको ठीक किया जाएगा। सर, आकाश राव भी आपसे मुलाकात हुई, आज कार्यक्रम में जाएंगे? जी, मैं आकाश राव जी के निवास पर जरूर जाऊंगा पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और आज उनके परिवार का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मुलाकात भी है। वो लोग पूरा परिवार उनसे मुलाकात भी करेगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि उनसे मुलाकात। सर, बीजापुर में आज नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या भी। कायराना है भाई, इन हरकतों को कोई क्या कहेगा। जो सरेंडर कर रहे हैं उनके परिवारजनों को मारा जा रहा है, जो पुनर्वास कर रहे हैं उनके परिवारजनों को मारा जा रहा है। कभी मैंने ये नहीं होना चाहिए, कभी होता भी नहीं था। ये नई परिपाटी इन लोगों ने शुरू कर दी है। भाई कोई माओवाद की तरफ चला गया है तो वो उसकी गलती है, उसके परिवार वालों को थोड़ी ना कोई पकड़ता है। तो अब ये लोग इस तरीके से अगर शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय काम है, नहीं करना चाहिए। और जो भी है बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा नियत समय में, इसमें कोई संशय नहीं। घुसपैठियों के लिए जो अभियान शुरू करने वाले एक बार उसका अभियान शुरू है भाई, अभियान शुरू है। जय छत्तीसगढ़ इस नाम से काम किया जा रहा है और विशेष अभियान भी बीच बीच में किए जाएंगे। और इस पूरे ही अभियान के लिए में ये है कि जिलों में STF का गठन किया गया है। जो भी सूचना होगी मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि पुलिस तक जरूर पहुंचाएं। टोल फ्री नंबर भी है, उसके माध्यम से भी आप अपनी सूचना पहुंचाएं। पहुंचने वाली सूचना पर पुलिस कार्यवाही करेगी और पूरे ही हमारे छत्तीसगढ़ से सारे लोगों को पकड़ कर वापस भेजा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। और अब अगली खबर, पटना में लगे पोस्टरों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो 15 साल वादों में गुजरे अब वही पोस्टरों में दिख रहा है। राजधानी पटना में राजनीतिक पोस्टरों को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद ने अपने 15 साल के शासनकाल में केवल खोखले वादे किए और वही वादे पोस्टरों के रूप में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल आरजेडी की सरकार जुमलेबाजी में चला, इसीलिए जुमलेबाजी का पोस्टर है। एक सिनेमा देखे थे जिसमें लिखा था हीरो के हाथ पर मेरा बाप चोर है। मैं वो भी पोस्टर देख रहा हूँ दिल्ली पटना में। ये गरीबों की मसीहा वाली सरकार है, उनको तकलीफ हो रही है लालू यादव को और तेजस्वी यादव को कि गरीबों के लिए 3 गुना क्यों बढ़ा दिए पेंशन, 400 से 1100, इसलिए तकलीफ हो रही है। उनका टेंशन है, उन्हीं का टेंशन है, वो अपने टेंशन को दूसरे को लिख रहे हैं। ये तय है
कि बिहार का गरीब गुरबा इनके माई के समीकरण में भी क्रैक। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।